हाय गाइस व्हाट्सअप। आज के इस सेशन में हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 501 का, जिसका नाम है स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। गाइस एज यू आर अवेयर ऑफ दिस स्टैंडर्ड विच इज देयर विच कंप्राइज ऑफ थ्री थिंग्स। याद रखना वन सेकंड, थ्री थिंग्स इसके स्टैंडर्ड के अंदर आती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री, सेकंड पॉइंट इज लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड थर्ड पॉइंट इज सेगमेंटल रिपोर्टिंग। 10 मिनटों में हमें पूरा का पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज करना है, ठीक है। तो देयरफॉर इन दैट केस प्लीज बने रहिए मेरे साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट ये जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है दिस डज नॉट डिस्कसेस ऑल द असर्शंस विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री सिलेक्ट आइटम्स। ये केवल स्पेसिफिक असर्शंस की बात करता है। असर्शंस क्या होते हैं ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज असर्शंस इज समथिंग which basically helps you to check the financial statements, items in the financial statements. For example, आज हम लोग जो देखने वाले existence and condition of inventory, completeness of litigation and claims, and last point is presentation disclosure assertion for the segmental reporting. So ये तीन पॉइंट्स के ऊपर ही हम केयरफुली आज का स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले मैं इन्वेंट्री की बात करूंगा। मेजॉरिटी क्वेश्चंस एग्जाम में इन्वेंट्री के ऊपर ही आते हैं, सीए इंटर लेवल पे, सीए फाइनल लेवल के ऊपर। तो देयरफॉर इन्वेंट्री बहुत मैटर करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वेदर इन्वेंट्री इज मटेरियल टू माय क्लाइंट और नॉट। पहले ये चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्लाइंट ट्रेडिंग है या फिर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो डेफिनेटली इन्वेंट्री आपके लिए मटेरियल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्लाइंट सर्विस इंडस्ट्री है तो देयरफॉर इन्वेंट्री इतनी मटेरियल नहीं होगी। नाउ हैविंग सेड दैट, आपने पहले ये एस्टैब्लिश कर लिया दैट इन्वेंट्री इज मटेरियल टू माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ना, अभी ऑडिटर को ये चेक करने हैं, क्या परफॉर्म करने हैं, प्रोसीजर। ऑडिटर को अपना काम करना है एंड काम करने के लिए प्रोसीजर्स दो टाइप में डिवाइडेड है, जनरल प्रोसीजर्स एंड स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल प्रोसीजर। नाउ जनरल प्रोसीजर्स गाइस आपको तब करना है व्हेन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट बोथ आर बेसिकली गोइंग फॉर द स्टॉक काउंटिंग। आज ऑडिटर अगर स्टॉक काउंटिंग के लिए गया है गोडाउन में तो आपको जनरल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये जनरल प्रोसीजर्स याद करने के लिए गाइज मैं आपको एक एचटीआर दे रहा हूँ। एचटीआर इज अ हाउ टू रिमेंबर टेक्निक। मैंने बहुत सारे वीडियोस में जिन बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं और जो नए बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सबके लिए बताता हूँ। एचटीआर इज अ हाउ टू रिमेंबर टेक्निक, जिससे कि आप वो पॉइंट को इजीली याद कर सकते हो। तो एचटीआर आपको क्या याद रखना है, स्क्रीन के और आपको दिख रहा होगा, दैट इज इवैल्यूएट आईपीओ रिकॉर्ड्स। व्हाट इज द वर्ड, इवैल्यूएट आईपीओ रिकॉर्ड्स। तो याद रखना एज एन ऑडिटर जब आप क्लाइंट प्लेस पे जाओगे एंड क्लाइंट पे जाने के बाद आपको बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, स्टॉक काउंटिंग के लिए गए तो आपको इवैल्यूएट आईपीओ रिकॉर्ड्स करना है। इवैल्यूएट क्या होता है, इवैल्यूएट का मतलब है दैट द मैनेजमेंट ने इवैल्यूएट करना है, मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी अपने स्टाफ को फॉर काउंटिंग। याद रखना यहाँ पर काउंटिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया एज काउंट प्रोसीजर्स। आई रिपीट वन सेकंड, इवैल्यूएट आईपीओ रिकॉर्ड्स। इवैल्यूएट सब वर्ड से क्या आने वाला है, इवैल्यूएट कीजिए मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस जो वो दे रहे हैं अपनी टीम को। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज आई, आई फॉर इंस्पेक्ट कर लीजिए, थोड़ी बहुत इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि भाई उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। पी से आने वाला है गाइस परफॉर्मिंग टेस्ट काउंटिंग। पी से क्या आने वाला है, पर थोड़ी बहुत काउंटिंग आप भी कर लीजिए। एंड ओ से आने वाला है ऑब्जर्व द काउंटिंग डन बाय द क्लाइंट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि सर हम काउंटिंग करने वाले कि क्लाइंट काउंटिंग करना है। तो याद रखना एक बार वंस एंड फॉर ऑल, काउंटिंग तो भैया क्लाइंट ही करेगा, ठीक है। क्लाइंट सारी की सारी काउंटिंग करने वाला है, आपको ऑब्जर्व करना है कि वो लोग काउंटिंग कैसे करने वाले एंड आपको परफॉर्म क्या करना है, सैंपल काउंटिंग। थोड़ी बहुत काउंटिंग आप भी कर लीजिए। एंड लास्ट वर्ड था इवैल्यूएट आईपीओ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, रिकॉर्ड से क्या याद रखना बच्चों कि जो काउंटिंग हुई है, काउंटिंग में अगर आ गए 1000 यूनिट्स तो वो सेम नंबर शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो याद रखना, वरना तो कितना घोर अनर्थ हो जाएगा कि काउंटिंग में आपने 1000 काउंट किए और एक्चुअल फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड में 1500 लिख लिए, तो फिर मतलब ही क्या हुआ स्टॉक काउंट का। तो याद रखिए एकदम सिंपल तरीके से आपको जनरल प्रोसीजर याद करना है। जब आप गोडाउन में जा रहे हो या आप वेयर हाउस में जा रहे हो, आपको करना है इवैल्यूएट आईपीओ रिकॉर्ड्स। वन सेकंड एवरीबॉडी विथ मी, इवैल्यूएट द मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टॉक काउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए। आई से आने वाला है इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री कि भाई चेक कर लीजिए। पी से आने वाला है परफॉर्मिंग टेस्ट काउंटिंग, थोड़ी बहुत काउंटिंग आप भी कर लीजिए। एंड ओ से आने वाला है ऑब्जर्व वेदर द क्लाइंट इज फॉलोइंग, ऑब्जर्व द काउंट प्रोसीजर्स कि वो लोग काउंटिंग कैसे कर रहे हैं। एंड लास्ट आने वाला रिकॉर्ड्स, चेक कीजिए कि जहां पे आपके द फाइनल काउंटिंग रिकॉर्ड शुड मैच द फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। गाइस विद दैट हमने जनरल प्रोसीजर्स तो सीख लिए। अभी आपको याद रखना है 4 स्पेशल प्रोसीजर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। यहाँ पे 3 प्रोसीजर आपको दिख रहे हो, 4 प्रोसीजर दिख रहे होंगे। सबसे पहले पे अटेंशन वेरी केयरफुली, 4 स्पेशल केसेस कौन से हैं गाइस, पे अटेंशन। पहला फर्स्ट यू नीड टू चेक दैट वेदर ऑडिटर इज एबल टू गो टू द क्लाइंट का गोडाउन और नॉट, ठीक है। अगर बेसिकली याद रखिए सबसे सिंपल, यदापि कदापि
ऑडिटर और क्लाइंट दोनों के दोनों 31 मार्च को चले गए, बराबर ना, काउंटिंग करने के लिए, तो स्पेशल केस आएगा ही नहीं, स्पेशल प्रोसीजर्स की बात ही नहीं आती, बिकॉज आपको इन्वेंट्री का डेट अमाउंट चाहिए 31 मार्च का ही, राइट ना, यू वांट द इन्वेंट्री का काउंटिंग टू बी डन 31 मार्च, बिकॉज बैलेंस शीट के अंदर 31 मार्च का वैल्यू जाने वाला है। तो देयरफॉर इन दैट केस 31 मार्च के लिए के टाइम अगर जा रहे हो तो स्पेशल केस का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, इमेजिन कीजिए कि आप और क्लाइंट दोनों के दोनों 28 मार्च को पहुंच गए काउंटिंग करने के लिए। दैट टाइम गाइज आपको जनरल प्रोसीजर तो करना है एज ऑडिटर, लेकिन आपको एक स्पेशल प्रोसीजर करना पड़ेगा रिकंसिलिएशन का। आपको चेक करना पड़ेगा 29, 30 एंड 31 मार्च ये 3 दिनों में क्या हुआ है, वो भी आपको एक एडिशनल प्रोसीजर करना पड़ेगा ऑफ रिकंसिलिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, समझिए कि क्लाइंट की काउंटिंग हो गई 25 मार्च को, ठीक है, लेकिन आप पहुंच गए 28 मार्च को, तो इन दैट केस स्टिल यू विल डेफिनेटली हैव टू डू रिकंसिलिएशन। आपको थोड़ा जो इन्वेंट्री है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो रिमेंबर कीजिए कि जहां पे जब क्लाइंट की काउंटिंग हो रही है 25 मार्च को, लेकिन आप पहुंच गए 28 मार्च को, तभी भी आपको जनरल प्रोसीजर्स करने हैं, तभी आपको स्पेशल प्रोसीजर ऑफ रिकंसिलिएशन करना ही है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज है कि जहां पे मैनेजमेंट जो काउंटिंग कर रहा था वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, उसके अलावा बाकी सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, ये रहे आपके 2 स्पेशल केसेस। तीसरा स्पेशल केस है गाइस कि आप जा ही नहीं पाए, यू आर अनएबल टू विजिट द इन्वेंट्री काउंटिंग, आप जा ही नहीं पाए, भैया इंडिया में लॉकडाउन हो गया, या फिर जो गोडाउन है वो गोडाउन बॉर्डर पे है और बॉर्डर पे भाई बहुत तनाव चल रहा है, तो देयरफॉर इन दैट केस आप बॉर्डर पे पहुंच ही नहीं पाए, वहां पे गोडाउन में पहुंच ही नहीं पाए। ऐसे क्या टाइम में गाइज यू हैव टू यूज द वर्ड ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, याद रखना, यू हैव टू यूज द वर्ड ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। गलती से भी एडिशनल प्रोसीजर लिख के मत आना, एग्जामिनर गलत दे देगा। लॉजिक समझिए, आप जब 1 कर रहे हो और आप 2 करने जा रहे हो, आपने 1 कर पाया और आप दूसरा कर रहे हो, उस दूसरे को करने को बोलते हैं एडिशनल प्रोसीजर, समझे, यू आर एबल टू डू 1 वर्क एंड नाउ यू आर डूइंग 1 मोर वर्क, इट इज एडिशनल। बट यहाँ पे देखिए, आप गोडाउन तो पहुंच ही नहीं पाए, यू आर नॉट एबल टू रीच द गोडाउन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो इन दैट केस आप पहले नॉर्मल काम कर नहीं पाए और अभी आप दूसरा काम कर रहे हो, तो इसलिए आप वर्ड यूज करोगे ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। ठीक है, मतलब आप इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, आप इनवॉइसेस चेक कर लीजिए, रजिस्टर चेक कर लीजिए, ऐसे आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर करने पड़ेंगे अगर आप गोडाउन जा ही ना पाए। ठीक है, इसी पॉइंट पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, याद रखिएगा, एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपको इधर ही पकड़ता है। ठीक है, आपको द इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जिससे आपको लगेगा कि परमानेंटली आप जा ही नहीं सकते हो गोडाउन में। ठीक है, लेकिन याद रखना वो टाइम पे आपको चेक करना है कि वो जो एक पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल बीच में है, वो पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल टेम्पररी है कि लॉन्ग टर्म है। ठीक है, मतलब सपोज करिए ऑडिट खत्म होने तक वो ऑब्स्टेकल जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ही गाइज रिमेंबर, देन यू हैव टू गो फॉर ऑल्टरनेट प्रोसीजर। अगर लेट सपोज करते हैं जहां पे रास्ता जो है गोडाउन तक जाने का रास्ता है, वहां पे एक मोर्चा चल रहा है और मोर्चा चल रहा है 10 दिन से, और 10 दिन के बाद वो मोर्चा खत्म होने वाला है, रिमेंबर, देन इन दैट केस आपको जाना है वहां पे काउंटिंग करने के लिए। इट इज स्पेशल केस नंबर 2, आप काउंटिंग करने के लिए जाने वाले हो। ठीक है, इट इज नॉट अ केस वेर यू कांट गो एट ऑल, 10 दिन का मोर्चा है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाके काउंटिंग कर लेना, स्पेशल प्रोसीजर कर लेना रिको का और जनरल प्रोसीजर कर लेना। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। इंस्टीट्यूट इस पॉइंट में कई बार पकड़ता है, तो सिंपल आपको ये पूछना है, आप वहां पे जा सकते हो कि नहीं जा सकते। अगर थोड़े दिनों बाद जा सकते हो, थोड़े दिनों बाद जाओ और स्टॉक काउंटिंग कर लो। अगर जा ही नहीं सकते, देन इन दैट केस परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। एंड गाइस द लास्ट पॉइंट इज दैट इन्वेंट्री इज केप्ट एट थर्ड पार्टी। अगर कंसाइनी के पास रखिए या फिर किसी वेयरहाउस में रखिए जहां आपके क्लाइंट का वेयरहाउस नहीं है, और कोई कंसाइनी के पास अगर माल रखा है या किसी ट्रांसपोर्टर के पास माल रखा है, ऐसे टाइम में गाइज यू नीड टू परफॉर्म व्हाट, ऐसे सिचुएशन में आप उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लीजिए या फिर यू गो एंड विजिट दैट प्लेस। आप जो कंसाइनी है उसकी जगह पे जाके इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट कर लो। ठीक है गाइज, आई होप इन्वेंट्री वाला मैकेनिज्म आपके दिमाग में भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी इन दैट केस जहाँ पे लेट्स गो एंड सी ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वहाँ पे लिटिगेशन के बारे में, याद है मैंने इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का दूसरा पॉइंट, अभी हमें चेक करना है कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। अभी समझिए बात क्यों आई। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी केसेस आपके क्लाइंट के अगेंस्ट फाइल्ड है उनकी डिटेल्स फाइनेंशियल में होनी चाहिए। ठीक है, अभी बहुत चांसेस है कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट आपको बेसिकली सारा डिटेल देगा नहीं, क्योंकि कौन बोलेगा भैया कि हमारे अगेंस्ट इतने सारे केसेस फाइल्ड है, क्लाइंट छुपाने की ट्राई कर सकता है। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड आपकी हेल्प करता है जानने के लिए कि जेन्युइनली कितने केसेस फाइल्ड हुए हैं आपके क्लाइंट्स के अगेंस्ट, ये पता करना है। तो इन दैट केस ये स्टैंडर्ड आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रखो मैंने इसके लिए भी एकदम मस्त मक्खन वाला HTR बनाया हुआ है गाइस। ठीक है, उस HTR को क्या वर्ड है, क्वेश्चन क्या है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, बराबर ना, तो वर्ड है क्लेम, CLAIM, पे अटेंशन। वहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सबसे पहला सी से याद रखना है कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या बोला मैंने वर्ड, कॉरेस्पॉन्डेंस। ये एग्जैक्ट वर्डिंग ही लिखनी है एग्जाम में। ऑडिटर हैज टू चेक द कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कम्युनिकेशन
बिटवीन द क्लाइंट एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। क्या 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 बोला, क्या बोला सर? ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल क्या है भैया? सुनिए, क्लाइंट लोग जो होते हैं, क्लाइंट जो अगर रहते हैं, उनके पास कई बार इन हाउस लॉयर होता है या एक बाहर वाला लॉयर होता है, ठीक है? समझिए, अगर इन हाउस लॉयर होगा वो उसका एम्प्लॉय रहेगा, और एक्सटर्नल लॉयर जो रहेगा वो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, ठीक है? तो देयरफॉर गाइस, इन हाउस लीगल काउंसिल जो है, इन हाउस लीगल काउंसिल के केस में जहां पे बेसिकली आज वो इंटरनल एम्प्लॉय होगा और एक्सटर्नल लॉयर हो गया। तो पहला पॉइंट याद रखना, क्या बोलना है, पे अटेंशन। सी फॉर ऑडिटर हैज टू चेक द कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। कहा उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जो बातें हुई हैं, उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि उनकी बातचीत के बीच में, उस ईमेल कम्युनिकेशन के बीच में किसी ना किसी केस का डिस्कशन तो हुआ रहेगा भैया, तो उससे आपको पता चल जाएगा क्लाइंट ने आपको सारा डेटा दिया है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एल। एल से क्या याद रखना है गाइस? यू नीड टू चेक द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। जो लीगल फीस का लेजर है उसको चेक कर लो, उसके अंदर लिखा होगा ना, फीस पेड फॉर दिस केस, फीस पेड फॉर दैट केस, उससे पता चल जाएगा कि कौन से केसेस फाइल्ड हुए हैं। नेक्स्ट, CLA। ए से याद रखना है गाइस, अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। अ रिटन, क्लाइंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखवा लीजिए एज पर ऐसे 580 कि भैया हमारे इतने केसेस हैं, हमने आपको सारे बता दिए, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, अभी गाइस स्क्रीन के ऊपर देखते रहना। यस, अगला वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, CLA। आई से याद रखना है क्या हो बच्चों, कि इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ इंक्वायरी कीजिए। किसके साथ इंक्वायरी करनी है आपको? इंक्वायर विद द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और इन हाउस लीगल काउंसिल, ठीक है? तो उनको पूछिए, उनको डायरेक्टली पूछ लीजिए भैया कितने केसेस फाइल्ड है तुम्हारे अगेंस्ट, ठीक है? एंड लास्ट, M इज स्टैंड फॉर मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है? तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, TCWG हैं, ऑडिट कमेटी हैं, उनकी मीटिंग्स के अंदर जो डिस्कशन होगा, डेफिनेटली कोई केस फाइल हुआ है तो उसका डिस्कशन होगा ही होगा, ठीक है? तो मैं एक बार वापस रिकैप करा दूं आपको। वहाँ क्वेश्चन है कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, उसके प्रोसीजर, तो वर्ड याद रखना है क्लेम, CLAIM। सी से क्या याद रखना है? कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। बच्चों, एल से क्या याद रखना है? लीगल एक्सपेंस अकाउंट, बराबर ना, उसको चेक कर लीजिए। ए फॉर अ रिटन रिप्रेजेंटेशन मांग लीजिए। आई फॉर इंक्वायर कीजिए, किसके साथ? दोस्त चार्ज गवर्नेंस एंड इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ। एंड लास्ट पॉइंट आएगा बच्चों, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है? अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दूसरा पॉइंट भी दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा हाई रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट। तो वो पॉइंट समझिए क्या है। यद्यपि कदापि ये सारे CLAIM करने के बाद आपको अगर लगा कि भैया हमें पूरी की पूरी लिस्ट बराबर से मिल चुकी है, तो ऑटोमेटिकली देयर इज लो रिस्क, बराबर ना? लेकिन अगर आपको लगा कि भैया देयर इज हाई रिस्क, क्या बोला मैंने भाई? यहाँ पे हाई रिस्क है, मतलब क्लाइंट हमसे छुपाने की ट्राई कर रहा है, ऐसा आपको लग गया, ऐसे टाइम में गाइज आपको क्या करना है? ऐसे टाइम में आपको अगर चाहो तो इन दैट केस यू कैन स्पीक विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। लेकिन कैसे बात करें भाई? उनसे बात कैसे कर रहे हैं? वो तो बाहर का लॉयर है क्लाइंट का, ठीक है? उनके साथ आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। आपको भाई क्या लिखना है? यू हैव टू सेंड अ लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी। क्या बोला मैंने? लेटर ऑफ इंक्वायरी भेज दीजिए, और इन दैट केस आप होप कर सकते हैं कि वो आपको रिप्लाई कर देगा डायरेक्टली, बराबर ना? आप एक लेटर भेज दीजिए, उनके रिप्लाई के लिए वेट कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है, गाइस पे अटेंशन, अगर आपको लग रहा है कि उनसे रिप्लाई नहीं आने वाला है, मैं आपको रिपीट करता हूं, अगर उनसे रिप्लाई नहीं आने वाला, अगर आपको ऐसा लग रहा है, देन इन दैट केस आप स्पेसिफिक एक लेटर भेजिए। और स्पेसिफिक लेटर के अंदर क्या लिखना है? उसके अंदर आपको ये लिखना है गाइस कि यू आर द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, प्लीज यू टेल मी, ध्यान सुनना, 3 चीजें, आप मुझे बताओ कितने केसेस क्लाइंट के अगेंस्ट फाइल हुए हैं। दूसरा पॉइंट है कि जहां पे आज मेरे क्लाइंट ने जो असेसमेंट किया है, क्या असेसमेंट किया है, उनको क्या लग रहा है कौन से केस में जीतेंगे और कौन से केस में हारेंगे। और तीसरी चीज, आपको क्या लगता है कि मेरा क्लाइंट कितने केस में जीतेगा, कितने केस में हारेगा। ये चीज आप स्पेसिफिकली मांग लीजिए। अगर आपको लेटर इंक्वायरी भेज दीजिए, एंड इन दैट सिचुएशन देखिए, अभी अगर हो सकता है वो आपको शायद रिप्लाई करे, आपको रिप्लाई ना करे। कई बार गाइस जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो बेसिकली क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी बोलता है कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो है ना, वो सारी चीजें बाहर वालों को नहीं बताएगा। तो शायद हो सकता है ही मे नॉट रिप्लाई टू योर लेटर। और अगर इन दैट सिचुएशन गाइस, अगर वो लेटर का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उससे मिलना जरूरी है, तो आप जाके मिल सकते हो उनसे, लेकिन मिलना पड़ेगा आपके क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ। एंड याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मिलने के पॉइंट्स क्या है, कब कब जाके मिल सकते हो। तो याद रखो, मैंने वहां उसके लिए भी HTR दिया हुआ है, DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC। डी से आने वाला है डिसएग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अगर दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, अगर आपको लग रहा है डिसएग्रीमेंट है, तो जाके मिल लीजिए। एस से आने वाला गाइस, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो जाके मिल लीजिए। एंड सी फॉर गाइस कॉम्प्लेक्स मैटर है, अगर कॉम्प्लेक्स मैटर है तो जाके मिल लीजिए, ठीक है? तो मैं एक बार वापस पूरा का पूरा दोनों के दोनों जो लिटिगेशन क्लेम्स वाला पॉइंट है एक बार रिपीट करा देता हूं गाइस। सबसे पहले अपने को चेक करना है कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। इस केस में हम लोग क्या चेक करने वाले? HTR है, क्लेम, CLAIM,
सी से क्या आने वाला गाइस, कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। एल से आने वाला है लीगल एक्सपेंस अकाउंट। ए से आने वाला है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बराबर है। एंड नेक्स्ट आने वाला है गाइस, आई से आने वाला है इंक्वायर कीजिए टीसीडब्ल्यूजी के साथ और इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ, अंदर वाले एम्प्लॉयर लॉयर के साथ। एंड एम फॉर मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ लीजिए। ये पढ़ने का आपको लग रहा है कि पूरी लिस्ट मैच हो रही है, बस डन, लो रिस्क, सॉरी। लेकिन अगर आपको लगे कि भैया हाई रिस्क है, देन इन दैट केस आप चाहो तो उनके साथ बात कर रहे हो, पहले आप भेजिए एक जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी। आपको लगे रिप्लाई आने वाला है तो ठीक, लग रहा है नहीं आने वाला है तो आप एक स्पेसिफिक लेटर भेजिए। स्पेसिफिक लेटर में आप क्या पूछने वाले, 3 चीजें। पहला पॉइंट है कि जहां पे कि हाँ कितने केस फाइल्ड है, दूसरा क्लाइंट को क्या लग रहा है जीतेंगे हारेंगे, और तीसरा पॉइंट कि आपको क्या लग रहा है कि क्लाइंट जो आपको जो लग रहा है वो सही है कि गलत। एंड लास्ट पॉइंट, अगर उसका भी रिप्लाई नहीं है तो आप जाके मिल लीजिए क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। इन 3 केस डीएससी, पहला डिसएग्रीमेंट विद द क्लाइंट, disagreement between both of them, S for significant risk and C for complex matter. Okay, with that we cover up the litigation and claims. And last point guys, it talks about the segmental reporting. ठीक है, कितना टाइम हो गया भाई, हाँ 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने आपको 10 मिनट बोला था, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, जल्दी सेगमेंटल रिपोर्टिंग क्लोज कर देते हैं। सेगमेंटल रिपोर्टिंग गाइज आप जानते हो AS17, बराबर है। तो AS17, व्हाट डज AS17 से, it states that कि जहाँ पे today the client has to basically present and disclose the revenues in various segments. In short, ये स्टैंडर्ड अपने को बोल रहा है कि आप चेक कीजिए आपके क्लाइंट ने AS17 फॉलो किया है कि नहीं किया। AS17 ने जैसे बोला है प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, डिस्क्लोज करना है, वैसा आपके क्लाइंट ने प्रेजेंट किया है और डिस्क्लोज किया है या नहीं, उसका जवाब को चेक करना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, आप खुद पहले AS17 पढ़िए, आप चेक कीजिए कि AS17 क्या प्रोसीजर बताता है, क्या टेस्ट बताता है। ठीक है, तीसरी चीज चेक कीजिए क्लाइंट ने कौन सा टेस्ट फॉलो किया है, और चौथा आप भी उस टेस्ट को अप्लाई करके देख लो कि क्लाइंट का आंसर एग्जैक्टली AS17 के आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है तीनों केसेस में आपको क्या क्लाइंट को बोलना है, प्लीज रेक्टिफाई। गाइज आई होप ये छोटा सा जो स्टैंडर्ड था 501 आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है CA फाइनल लेवल के लिए और CA इंटर लेवल के लिए भी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं ऐसे कई सारे रिविजनरी वीडियो सारे स्टैंडर्ड्स के आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे उतने ज़्यादा सारे के मैं सारी स्टैंडर्ड्स आपके पास रिवाइज कराने वाला हूँ इन दिस रिविजनरी सीरीज। So therefore in that case thank you so much for joining and please like comment share with your friends so that आप जितना मोटिवेट करोगे उतने ज़्यादा वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। Thank you so much guys, I'll see you in the next one, bye।